नमस्कार दोस्तों। जजमेंट्स के ऊपर बेस्ड प्रीलिम्स में बहुत सारे सवाल देखे जाते हैं। मैं आपका टाइम ज्यादा वेस्ट नहीं करूंगा और सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट्स और उनके आउटकम्स को एक बार रिवाइज करूंगा। रिवाइज करते हुए यह ध्यान रखना है कि सिर्फ की पॉइंट्स जो आपके लिए हैं वो आपने याद रखने। जजमेंट के आउटकम्स के बेसिस पे आपको कई सारे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, चाहे वो राइट टू प्राइवेसी के बारे में हो, कोएल्हो केस 2007 की जजमेंट के बारे में हो, वमन राव केस के बारे में हो, केशव नंदा भारती केस के बारे में, बहुत सारे केसेस, लेकिन उनको सिंप्लीफाई करके आपके सामने मैं समझाने वाला हूं। तो सबसे पहले, और हां, यह बात याद रखिएगा कि बहुत सारे ऐसे जजमेंट्स हैं जिनके पीछे मिथ है। कई बार गलत चीज बताओ स्टूडेंट को तो वो मिथ्स भी बस्ट करूंगा। देखते जाइएगा कि किस तरीके से हम जजमेंट्स पढ़ते हैं। 1950 की से शुरुआत करते हैं। संविधान बनने के बाद से पहली जो जजमेंट है, जो बड़ी जजमेंट है, लैंडमार्क मानी जाती है, वो है 1950 की ए गोपालन केस जजमेंट ऑफ 1950। सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स पढ़ेंगे अभी। हाई कोर्ट की जजमेंट्स इतनी लैंडमार्क नहीं होती हैं, इंपॉर्टेंट होती हैं, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमें सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स पढ़नी है। सारे फैसले ये सुप्रीम कोर्ट के हैं। इनको आप केस लॉज भी कहते हो। क्या कहते हो? केस लॉज भी कहते हो, और मेंस में भी काम आएंगी। अभी प्रीलिम्स के लिए समझते हैं। ए गोपालन केस 1950 के अंदर यह कहा गया कि आप प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट के अंदर जब किसी को अरेस्ट करते हो या किसी को डिटेन करते हो, प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट्स के अंदर जब आप किसी को अरेस्ट करते हो या डिटेन करते हो तो भी उसे कुछ सेफगार्ड्स प्रोवाइड किए जाते हैं। सेफगार्ड्स का मतलब है देन ऑल्सो ही मस्ट और शी मस्ट बी इन्फॉर्म्ड ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट, है ना। दैट पर्सन हैज टू हैव गेट एन अपॉर्चुनिटी फॉर रिप्रेजेंटिंग themselves और क्वेश्चन द डिटेंशन ऑर्डर। अगर कोई कानून ऐसा नहीं करता है तो वो आर्टिकल 22 के फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है। लेकिन ए गोपालन केस की सबसे इंपॉर्टेंट आउटकम यह है कि लाइफ और लिबर्टी को वो बहुत नैरो वे में समझता है। आर्टिकल 21 हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का कहता है दैट नो वन शैल बी डिनाइड their right to life and personal liberty except according to procedure established by law। और ए गोपालन केस में सुप्रीम कोर्ट प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ को ऐसे समझते हैं कि अगर कोई कानून आपकी लाइफ और लिबर्टी ले जा रहा है और उस कानून के अंदर जो प्रोसीजर बताया गया है वो प्रोसीजर फॉलो करके आपकी लाइफ लिबर्टी ले जाई जा रही है, तो फिर आपकी लाइफ और लिबर्टी को कोई नहीं बचा सकता। नो वन कैन सेव इट। कहने का मतलब है कि अगर एग्जीक्यूटिव यानी कि पुलिस या अथॉरिटीज आपको इलीगल तरीके से अरेस्ट करती है तब तो आपके पास फंडामेंटल राइट अवेलेबल है, राइट टू लाइफ और लिबर्टी का। लेकिन अगर कानून के अंदर लिखा गया है और उस प्रोसीजर को फॉलो करके आपकी लाइफ और लिबर्टी ली जा रही है तो इसमें कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता। भले ही वो कानून अपने आप में अनफेयर हो, अपने आप में अनजस्ट हो, इट डज नॉट मैटर। सो यू विल नॉट सी द कंटेंट ऑफ द लॉ, यू विल ओनली सी द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। अगर प्रोसीजर फॉलो होता है तो फिर आपकी लाइफ लिबर्टी ले जाई जा सकती है। ये ए गोपालन केस का व्यू है। इसके 28 साल बाद सुप्रीम कोर्ट की एक जजमेंट आएगी जो इस व्यू को रिवर्स कर देगी। इसके बाद रोमेश थापर केस 1950 का, यह बड़ा इंपॉर्टेंट केस है। रोमेश थापर केस फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की बात करता है और यह कहता है कि जो हमारी राइट टू फ्रीडम है ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर, उसमें फ्रीडम ऑफ सर्कुलेशन ऑफ मैगजीन्स, ऑफ न्यूज़पेपर, ऑफ आइडिया, ऑफ थॉट, यह भी इंक्लूडेड है। इसीलिए इस पर्टिकुलर केस में मद्रास सरकार ने जब बॉम्बे की एक मैगजीन क्रॉसरोड्स मैगजीन के ऊपर बैन लगा दिया था तो उस बैन को यह पर्टिकुलर जजमेंट ओवरटर्न कर देता है। वहां पे बैन लगाने के लिए यह बहाना लगाया गया था कि इस मैगजीन के सर्कुलेशन से पब्लिक ऑर्डर वायलेट होता है। इस मैगजीन के सर्कुलेशन से पब्लिक ऑर्डर वायलेट होता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आर्टिकल 19 के अंदर फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के लिए जहां रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लिखी हुई है वहां पब्लिक ऑर्डर है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि आप पब्लिक ऑर्डर के बेसिस पे किसी की फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हो, और मैगजीन और न्यूज़पेपर्स को सर्कुलेट करना उसी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हिस्सा है। फ्रीडम ऑफ प्रेस उसी फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन का हिस्सा है। इस जजमेंट का आउटकम यह निकलता है कि गवर्नमेंट और पार्लियामेंट मिलकर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लाते हैं और आर्टिकल 19 के अंदर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में
पब्लिक ऑर्डर को भी इंक्लूड करते हैं। पब्लिक ऑर्डर के साथ साथ वो इंक्लूड करते हैं फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर स्टेट्स। फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर स्टेट्स यानी कि अगर कोई भी स्पीच, एक्सप्रेशन पब्लिक ऑर्डर को डिसरप्ट करता है, फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर स्टेट्स को डिसरप्ट करता है, तो उसे हम रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं। यह चीज फर्स्ट अमेंडमेंट से लाई जाती है, विच इज एन आउटकम ऑफ रोमेश थापर केस। 1951 का एक केस, चंपकम दोरईराजन केस, बड़ा ही इंपॉर्टेंट जजमेंट है। हम यहां सिर्फ आउटकम्स देख रहे हैं, आउटकम्स देख रहे हैं। ओवर द इयर्स दीज आउटकम्स हैव चेंज्ड, ये बदले भी हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद अपने फैसलों को बदला है, रिवर्स किया है। 1951 में चंपकम दोरईराजन केस के अंदर मद्रास सरकार के द्वारा कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन जो प्रोवाइड की जा रही थी इन इंजीनियरिंग एंड मेडिकल कॉलेजेस, इस रिजर्वेशन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया सुप्रीम कोर्ट ने। इसका कारण था कि यह रिजर्वेशन जो प्रोवाइड कर रहा था, यह एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर कास्ट के बेसिस पे किसी को एडमिशन डिनाई करने के बराबर है। और इसी कास्ट के बेसिस पे जो एजुकेशन डिनाई करने की या एडमिशन डिनाई करने की बात है, वो आर्टिकल 21 क्लॉज नंबर 2 में एक फंडामेंटल राइट थी। इसके अलावा आर्टिकल 15 जहां पे नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, रिलीजन, रेस, ये लिखा हुआ है, इसको भी वायलेट करता था। तो कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन अगर आपने देना है तो यह फंडामेंटल राइट्स को वायलेट कर रहा था उस वक्त के कानून के हिसाब से। इसीलिए अगर आपको कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन प्रोवाइड करनी है तो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हुए आप नहीं प्रोवाइड कर सकते, ऐसा कोर्ट ने कहा। तो अगर आप डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर आर्टिकल 46 के मैंडेट को इंप्लीमेंट करते हो, आर्टिकल 46 का मैंडेट जो कहता है कि शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के बेनिफिट के लिए गवर्नमेंट को मेजर्स लेने पड़ेंगे, आप इन मेजर्स को लेते हुए फंडामेंटल राइट्स को वायलेट नहीं कर सकते। डीपीएसपी कैन नॉट ओवरराइड फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी आर सबऑर्डिनेट टू फंडामेंटल राइट्स, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला। इसका क्या आउटकम निकला? इसका भी आउटकम फर्स्ट अमेंडमेंट से ही निकलता है। कॉन्स्टिट्यूशन को बदला जाता है और आर्टिकल 15 में यह लिख दिया जाता है कि अगर कोई स्पेशल मेजर्स शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब कम्युनिटी के लिए लिए जाएं तो दे विल नॉट बी कंसिडर्ड एज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 29 नॉर दे विल बी कंसिडर्ड एज वायलेशन ऑफ आर्टिकल 15। इसका मतलब आप फंडामेंटल राइट्स ही बदल देते हो और यह लिख देते हो कि अगर हम SC ST के लिए बेनिफिट्स लेके आते हैं तो वो फंडामेंटल राइट्स की वायलेशन नहीं मानी जाएगी। इसके अलावा फर्स्ट अमेंडमेंट से और भी बहुत सारी चीजें चेंज की जाती है, विच इंक्लूड एडिंग आर्टिकल 31A एंड 31B टू द कॉन्स्टिट्यूशन। ये राइट टू प्रॉपर्टी के अंदर एक्सेप्शंस डालने के लिए फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ऐड किए जाते हैं। इसके अलावा आर्टिकल 31B में संविधान में एक 9th शेड्यूल ऐड करने की बात होती है। हमारे संविधान में तब तक सिर्फ 8 ही शेड्यूल थे, लेकिन 9th शेड्यूल ऐड करके कहा जाता है कि कोई भी कानून अगर पार्लियामेंट पास करता है, कोई भी कानून अगर स्टेट की विधानसभा पास करती है और अगर उस कानून को 9th शेड्यूल में डाल दिया जाए तो इट कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑन द ग्राउंड दैट इट वायलेट्स सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स की और खास तौर पे राइट टू प्रॉपर्टी की वायलेशन से बचाने के लिए कई कानूनों को 9th शेड्यूल में डाला जाता था। इसकी कहानी मैं डिस्कस करता हूं अपने फाउंडेशन बैचेस में बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ। अभी रिसेंटली मैंने 2027 के स्टूडेंट्स के साथ भी डिस्कस की है, लेकिन अभी हमें फैक्ट्स पे फोकस करना है। फैक्ट नंबर 1, सुप्रीम कोर्ट कहता है दैट आर्टिकल 368 के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की पावर में फंडामेंटल राइट्स को अमेंड करने की भी पावर है। यानी कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 3 फंडामेंटल राइट्स चेंज हो सकता है, बदला जा सकता है बाय द पार्लियामेंट। इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट यह भी कहता है दैट आर्टिकल 13 के अंदर लॉ की जो डेफिनेशन है उसमें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं आते। सो एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विच इज डन और विच इज मेड अंडर आर्टिकल 368 वो आर्टिकल 13 में लॉ की परिभाषा में नहीं आता है। वाई इट इज इंपॉर्टेंट? ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि आर्टिकल 13 में कोई भी लॉ अगर फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, उसको चेंज करता है, मॉडिफाई करता है, तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल मान लिया जाएगा।
लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से अगर मैं एक फंडामेंटल राइट को बदलता हूं, मॉडिफाई करता हूं, चेंज करता हूं, तो उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल नहीं माना जा सकता। इसलिए फर्स्ट अमेंडमेंट सही है, हम इसे एक्सेप्ट करते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट लॉ यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और पार्लियामेंट के बाकी कानूनों में, साधारण कानूनों में यही फर्क है, यही फर्क है। तो एक डिस्टिंक्शन बना दिया अमेंडमेंट एक्ट्स में और बाकी के एक्ट्स में। अब इसके बाद नेक्स्ट जो जजमेंट है, उससे पहले एक छोटा सा रिमाइंडर दे देता हूं। प्रीलिम्स 2026 के लिए अगर आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स में कहीं ना कहीं लैग कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे इंडिविजुअल रैपिड रिवीजन कोर्सेज अवेलेबल है और सभी कोर्सेज पे अभी आपको 60% डिस्काउंट मिल रहा है। नेक्स्ट जजमेंट पे चलते हैं। केरला एजुकेशन बिल केस 1957। मैं सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे रिलेवेंट जजमेंट्स निकाल के लाया हूं, जिनके बेसिस पे सवाल पूछे जा सकते हैं, मैच द फॉलोइंग के बेसिस पे, और सिंपली आपसे पूछा जा सकता है उस पर्टिकुलर आउटकम के बारे में। केरला एजुकेशन बिल केस का एक बड़ा आउटकम हमारे लिए क्या है कि ये डॉक्ट्रिन ऑफ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन देता है। Doctrine of harmonious construction says that as far as possible, both fundamental rights and directive principles should be made applicable. जितना हो सके दोनों को अप्लाई करें, एक दूसरे से कॉन्फ्लिक्ट में उसे ना देखें। तो अगर आप आर्टिकल 46 के अंदर SC ST के लिए बेनिफिट्स लेके आना चाहते हैं, फंडामेंटल राइट्स के अधीन रहकर भी वो लेके आ सकते हो। तो ट्राई टू मेक अ हार्मोनियस कंस्ट्रक्शन बिटवीन देम, ये कहता है केरला एजुकेशन बिल केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट। फिर एक और जजमेंट आता है 1961 का, जिसको KM नानावटी केस के नाम से जाना जाता है। लेकिन एक जजमेंट इसके पहले भी आता है जिसको हम कहते हैं बेरूबरी यूनियन केस। तो बोनस जजमेंट मैं आपको बता रहा हूं। बेरूबरी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट के पास एडवाइस के लिए प्रेसिडेंट जाते हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि एडवाइस के लिए कितनी बार, आजादी के बाद से कितनी बार प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट के पास जा चुके हैं। तो 1960 के बेरूबरी यूनियन केस में सुप्रीम कोर्ट से एडवाइस के लिए एडवाइस मांगी जाती है और उस जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट क्या क्या कहता है। पहली चीज वो ये कहता है कि प्रीएम्बल इज नॉट पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, प्रीएम्बल कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। दूसरी चीज वो ये कहता है दैट एनी ceding of territory means giving away of territory of India can only be done via a constitutional amendment under Article 368. आर्टिकल 368 के तहत किए गए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा ही आप अपने देश की टेरिटरी किसी दूसरी को दे सकते हो। इसके अलावा आपके पास और कोई तरीका नहीं है। ये दो चीजें आपने बेरूबरी यूनियन केस के बाद याद रखनी है। 1961 में आता है KM नानावटी केस। नानावटी केस बहुत फेमस है मीडिया में भी, जनता में भी, लेकिन इसको लेकर एक मिसकंसेप्शन है। नानावटी केस डील्स विद अ नेवल ऑफिसर हु इज अक्यूज्ड ऑफ मर्डरिंग द लवर ऑफ हिज वाइफ, और इसके ऊपर बहुत सारी मूवीज भी बनी हुई है। हमारे जुडिशियल सिस्टम में जूरी सिस्टम एग्जिस्ट करता था, जो लोअर, निचली अदालतें होती थी वहां पे, और जूरी सिस्टम की शॉर्टकमिंग्स को यह जजमेंट के द्वारा बताया जाता है कि जो निचली अदालत में जूरी थी उसने इनको नॉट गिल्टी पाया, लेकिन हाई कोर्ट ने और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इनको गिल्टी पाया। लेकिन इस जजमेंट के बाद जूरी सिस्टम खत्म नहीं होता है भारत में। द बिगेस्ट मिसकंसेप्शन इज कि जूरी सिस्टम इस केस के बाद खत्म हो गया। नहीं, जूरी वाले ट्रायल्स चले भारत में टिल 1973, जब तक क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1973 का नहीं लाया गया और जूरी सिस्टम, जिसमें 8 से 12 या 8 से 10 जो जजेस मतलब जूरी वाले बैठते हैं और वो फैसला सुनाते हैं, वो सिस्टम हमने खत्म कर दिया। लेकिन वो 1973 में खत्म हुआ था। बड़ा मिसकंसेप्शन ये है कि वो इस जजमेंट के बाद खत्म हो गया था। हाँ, दिस वॉज द लास्ट मेजर जजमेंट बाय द जूरी, बट द सिस्टम स्टिल कंटिन्यूड। 1964 का सज्जन सिंह केस, जनरली आप लोग ये नहीं पढ़ते हो, ये मैं वो जेम्स लेके आया हूं जो पेपर में आएंगे, सबसे इंपॉर्टेंट हो सकती हैं। 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, जिसने राइट टू प्रॉपर्टी को और लिमिट किया था। राइट टू प्रॉपर्टी फंडामेंटल राइट में आया करता था। उस 17th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को चैलेंज किया गया था सज्जन सिंह केस ऑफ 1964 में।
वहां पे यह कहा गया था कि क्या हम फंडामेंटल राइट्स को चेंज करने से पहले, क्या हम किसी पर्टिकुलर पार्ट को चेंज करने से पहले हमें स्टेट से पूछना पड़ेगा? शुड वी आस्क द स्टेट्स? द आंसर केम आउट टू बी नो। अगर मैं फंडामेंटल राइट्स बदलना चाहता हूं तो मुझे 50% स्टेट्स की कंसेंट की जरूरत नहीं है। आप जानते होंगे आर्टिकल 368 जो हमारे संविधान का है, वहां पे जब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है तो उससे आप एक टाइप की अमेंडमेंट के लिए 50% ऑफ द स्टेट से पूछते हैं, बट फंडामेंटल राइट्स के लिए आपको 50% ऑफ द स्टेट से नहीं पूछना चाहिए, पूछने की जरूरत। एंड इट रीइटरेटेड द फैक्ट जो पहले भी शंकरी प्रसाद में बोली गई कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट लॉ अंडर आर्टिकल 13। ये जो फैक्ट है ये 3 साल बाद बदल जाएगा, बताऊंगा कैसे। इसका मतलब यह हुआ कि पार्लियामेंट फंडामेंटल राइट को बदल सकता है, अमेंड कर सकता है। लेकिन 3 साल के बाद इसी सुप्रीम कोर्ट ने 11 जजेस की बेंच में 6:5 की मेजॉरिटी से इस जजमेंट को रिवर्स किया और यह कहा कि आर्टिकल 368 का मतलब यह नहीं है कि पार्लियामेंट जो जी चाहे, जो मन में आए उसको बदलता चला जाए संविधान में। उस पावर के ऊपर लिमिट है और लिमिट यह है कि वो फंडामेंटल राइट्स को अब्रिज नहीं कर सकता, खत्म नहीं कर सकता, मॉडिफाई नहीं कर सकता। तो ये एक लिमिटेशन लगा देता है और कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आप फंडामेंटल राइट्स अमेंड नहीं कर सकते। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट गोलकनाथ केस में कहता है कि फंडामेंटल राइट्स आर सैक्रोसैंक्ट, इनको बदला नहीं जा सकता। ठीक है, सो आर्टिकल 368 में आप फंडामेंटल राइट्स को टेक अवे नहीं कर सकते। लेकिन एक चीज यहां पे उन्होंने कही दैट आर्टिकल 368 के अंदर जो अमेंडमेंट होता है इट कम्स अंडर द डेफिनेशन ऑफ लॉ अंडर आर्टिकल 13। तो ये जो पिछली जजमेंट थी उसको कंप्लीटली उल्टा देगा, रिवर्स कर देगा। अभी ये दोबारा रिवर्स होगी 6 साल बाद, उसे भी देखेंगे। लेकिन ये जजमेंट बैक डेट से अप्लाई नहीं होगी। मतलब 1967 तक आपने जितने फंडामेंटल राइट्स चेंज कर दिए हैं, अमेंड कर दिए हैं, वो ओके हैं, वो एक्सेप्टेड है, कोई बात नहीं। लेकिन इस जजमेंट के बाद अब आप फंडामेंटल राइट्स को टच मत करिएगा, पार्लियामेंट को यह हिदायत दी गई। बट पार्लियामेंट कहां मानने वाला था। इसके बाद प्रिवी पर्स केस ऑफ 1970 के अंदर सरकार यह कोशिश करती है कि किसी तरीके से हम प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का यूज करके, प्रेसिडेंशियल ऑर्डर का इस्तेमाल करके जो आर्टिकल 392 के अंदर हमने रियासतों के राजाओं को प्रॉमिस किया था। देखो, जब रियासतों को, प्रिंसली स्टेट्स को भारत में ऐड किया था तो हमने प्रॉमिस किया था उनसे कि आपको कुछ कुछ मेंटेनेंस देते रहेंगे, 1 लाख रुपए, 5,000 रुपए, 25,000 रुपए, डिपेंडिंग अपॉन कौन सी रियासत के राजा हो। लेकिन इंदिरा गांधी के कार्यकाल के दौरान यह डिसाइड किया गया कि अब हम नहीं दे सकते ये पैसा, तो लेट अस डिसकंटिन्यू इट। इसको डिसकंटिन्यू करने के लिए एक अमेंडमेंट मूव किया जाता है, लेकिन राज्यसभा में 1 वोट की कम होने की वजह से वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास नहीं हो पाता है। इसलिए सरकार क्या करती है कि 1970 में कोशिश करती है कि हम प्रेसिडेंशियल ऑर्डर से आर्टिकल 366 में कुछ चेंज कर दें। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? प्रेसिडेंट के ऑर्डर से कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बदल सकता है, जबकि वो तो पार्लियामेंट की पावर है। यही चीज सुप्रीम कोर्ट प्रिवी पर्स केस में कहता है that constitutional guarantee cannot be removed through executive action। इसीलिए सरकार और थोड़ा गुस्से में आ जाती है और 26th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से फाइनली प्रिवी पर्सेस को अबॉलिश कर देती है, खत्म कर देती है। यानी कि रियासतों के राजाओं को जो प्रॉमिस किया गया था कि उनको कॉम्पेंसेशन मिलता रहेगा, अब वो डिसकंटिन्यू कर दिया जाता है। 1973 का केशव नंदा भारती केस सबसे लैंडमार्क जजमेंट माना जाता है। इस जजमेंट में पुराने जितने भी गोलकनाथ, शंकरी प्रसाद, सज्जन सिंह वाले डाउट्स थे वो रिजॉल्व करने की कोशिश की जाती है। गोलकनाथ में जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम फंडामेंटल राइट्स को लॉ की परिभाषा में मानते हैं, तो 1973 में केशव नंदा भारती कहता है नो, सॉरी, आर्टिकल 368 के अमेंडमेंट को हम लॉ की डेफिनेशन में मानते हैं। तो केशव नंदा भारती केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है नो, ऐसा नहीं है। A constitutional amendment cannot be considered as a law under Article 13। Constitution amendment करने की पावर पार्लियामेंट की साधारण पावर या रेगुलर पावर से अलग है, डिफरेंट है, स्पेशल है।
और वो आर्टिकल 368 से इमर्ज हो रही है। इसीलिए कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करते वक्त फंडामेंटल राइट्स बदले जा सकते हैं। इनफैक्ट कॉन्स्टिट्यूशन का कोई भी पार्ट बदला जा सकता है सिवाय उसके बेसिक स्ट्रक्चर के, सिवाय उसके बेसिक स्ट्रक्चर के। दिस वॉज द फर्स्ट टाइम वेयर द बेंच of the Supreme Court or the majority of the Supreme Court held that basic structure of the Constitution should not be changed. इससे पहले भी बेसिक स्ट्रक्चर की बात हुई थी। एक जज ने बेसिक स्ट्रक्चर की बात इससे भी पहले की थी सज्जन सिंह केस में, लेकिन फाइनली पूरा का पूरा जो बेंच है उसकी मेजॉरिटी पहली बार बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन कहती है कि आप संविधान में कुछ चीजें कभी चेंज नहीं कर सकते। दैट चीज इज बेसिक स्ट्रक्चर। How is that defined? No one knows. It is not there in the Constitution. It is not there in the law of the Parliament. It is not exhaustive. मतलब इसकी कोई डेफिनेट लिस्ट नहीं है कि ये 10 चीजें बस बेसिक स्ट्रक्चर है। पर जुडिशरी हमें बताएगा कि बेसिक स्ट्रक्चर आखिर होता क्या है। सो जुडिशरी विल टेल अस व्हाट इज बेसिक स्ट्रक्चर। केस टू केस बेसिस पे हमें पता चलता रहता है। तो पार्लियामेंट्री सिस्टम, फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम, सेकुलरिज्म, रिट ज्यूरिसडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ये सारी चीजें बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर आती हैं। और अगर कल को आप ये कहो कि आर्टिकल 368 से अमेंड करके हम इंडिया को पार्लियामेंट्री सिस्टम से प्रेसिडेंशियल सिस्टम में कन्वर्ट कर देंगे, या आर्टिकल 368 से पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को इनवैलिडेट कर देंगे कि आज से संविधान चलता नहीं, इस तरीके की चीजों को बेसिक स्ट्रक्चर की वायलेशन माना जाएगा। ऑल्सो जुडिशियल रिव्यू इज अ बेसिक स्ट्रक्चर। तो अगर आप किसी भी अथॉरिटी की डिसीजंस को जुडिशियल रिव्यू से कंप्लीटली इम्यूनिटी दे देते हो या उसे बाहर रख देते हो तो वो भी बेसिक स्ट्रक्चर की वायलेशन माना जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस जजमेंट में जो भी पार्लियामेंट की अमेंडमेंट पावर्स थी उनको सही माना, सिवाय जुडिशियल रिव्यू से इम्यूनिटी देने के मामले को। इसीलिए आर्टिकल 31C जो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया था 25th अमेंडमेंट के द्वारा, उसके क्लॉज नंबर 2 को इन्होंने अनकॉन्स्टिट्यूशनल माना। क्यों? क्योंकि उसमें लिखा था दैट एनी लॉ विच इज ब्रॉट टू इंप्लीमेंट आर्टिकल 39B and C ऑफ द DPSP कैनॉट बी कॉल्ड इनटू क्वेश्चन इन एनी कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड। जब उन्होंने एनी ग्राउंड बोल दिया, एनी कोर्ट बोल दिया, तो इसका मतलब आप जुडिशियल रिव्यू से इम्यून कर रहे हो, वो पॉसिबल नहीं है। इससे एक और चीज बहुत क्लियर होती है जो आपको समझ आनी चाहिए कि 9th शेड्यूल जो था जिसमें यह कहा गया था कि उसके अंदर डाले गए कानून जुडिशियल रिव्यू से इम्यून होते हैं, वो 9th शेड्यूल की भी अब कोई वैल्यू नहीं रहेगी इस जजमेंट के बाद, क्योंकि आप जुडिशियल रिव्यू से किसी भी कानून की इम्यूनिटी रख ही नहीं सकते। अगर ऐसी इम्यूनिटी देते हो तो वो बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट करता है। इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस ऑफ 1975। इंदिरा गांधी वर्सेस राज नारायण केस बेसिकली हमें इंदिरा गांधी के इलेक्शन के बाद देखने को मिलता है, जब इलाहाबाद हाई कोर्ट उनके बेसिकली उनके इलेक्शन को वॉइड डिक्लेयर करता है। तो उनके इलेक्शन को ना वॉइड डिक्लेयर कर दिया गया था क्योंकि ये उन पे आरोप लगा था कि वो करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व हुई थी। उन्होंने स्टेट की गवर्नमेंट की मशीनरी का इस्तेमाल करते हुए कैंपेनिंग किया था, प्रचार प्रसार किया था, विच इज कंसिडर्ड एज अ करप्ट प्रैक्टिस। इस वजह से उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। इस बात से तिलमिला के इंदिरा गांधी जी की सरकार ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाया था। वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 39th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। इससे यह लिख दिया गया था, कॉन्स्टिट्यूशन में यह लिख दिया गया था कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर और स्पीकर के चुनाव को कोई किसी कोर्ट में चैलेंज ही नहीं कर सकता। तो आप जाहिर सी बात है, आप ये समझ सकते हो कि कोर्ट इसमें क्या रिप्लाई करेगा। कोर्ट कहेगा कि ये सब गलत बात है, आप कैसे किसी के चुनाव को बेसिक हमारे जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट से बाहर रख सकते हो, ये तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। इसलिए आर्टिकल 329A में जो ये बात डाली गई जिसके थ्रू प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट के चुनाव को इम्यूनिटी दे दी गई थी कि कोई भी कोर्ट में उसे चैलेंज नहीं कर सकता, दैट वाज कंसिडर्ड एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। जाहिर सी बात है कोर्ट ने ऐसा करना ही था। ठीक है। एडीएम जबलपुर केस 1976 का बहुत ही इंपॉर्टेंट लैंडमार्क केस है।
इस केस में नेशनल इमरजेंसी के दौरान जो फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जाता है उसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया। आर्टिकल 352 के अंदर जब नेशनल इमरजेंसी लगती है उसके बाद प्रेसिडेंट के ऑर्डर के थ्रू फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड किया जा सकता है। जब 1975 में इंदिरा गांधी सरकार ने इमरजेंसी लगाई तो उन्होंने आर्टिकल 21 को भी सस्पेंड कराया। इसका मतलब कि अगर आपको अरेस्ट कर लिया जाएगा, डिटेन कर लिया जाएगा, तो उसे चैलेंज नहीं किया जा सकता कोर्ट में कि यह डिटेंशन इलीगल है, यह अरेस्ट इलीगल है। क्यों? क्योंकि आपके पास आर्टिकल 21 मौजूद नहीं है। इसी वजह से जो हैबियस कॉर्पस की पिटीशन होती है, आपने आर्टिकल 32 में हैबियस कॉर्पस की पिटीशन देखी है कि अगर किसी को इल्लीगली अरेस्ट किया जाए, डिटेन किया जाए, तो उसको चैलेंज करने के लिए आप कोर्ट में हैबियस कॉर्पस की पिटीशन डालते हो। अगर यह पिटीशन आती है कोर्ट के पास और 21 आर्टिकल सस्पेंडेड होता है तो कोर्ट क्या करे? क्योंकि हैबियस कॉर्पस इज टू प्रोटेक्ट 21। कोर्ट यहां पे एक शर्मनाक जजमेंट देता है जिसको कोर्ट ने बाद में, कोर्ट के नए जजेस ने बाद में खुद भी माना कि यह बहुत ही बुरा दिन था हमारे लिए, और 4:1 मेजॉरिटी से जजमेंट कहता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। इमरजेंसी के दौरान अगर किसी बंदे को डिटेन कर दिया गया तो हैबियस कॉर्पस की रिट को हम एंटरटेन नहीं कर सकते। एंड मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट के अंदर अगर किसी को डिटेंशन में डाला जा रहा है इमरजेंसी के दौरान, क्योंकि आर्टिकल 21 सस्पेंडेड है, वी कैन नॉट इशू रिट ऑफ हैबियस कॉर्पस। इसका मतलब हम उसमें न्याय नहीं दे पाएंगे, विच इज समथिंग दैट इज कंसिडर्ड एज अ ब्लॉट ऑन द जुडिशरी। फिर आता है 1978 जहां पे जुडिशरी अपने आप को फंडामेंटल राइट्स और इंडिविजुअल राइट्स के कॉन्टेक्स्ट में अपने आप को रिसर्च करवाती है, कमबैक करती है कि हां ये लोगों के लिए सोच रही है। जुडिशरी ए.के. गोपालन वाले अपने जजमेंट को रिवर्स करती है। 1950 में ए.के. गोपालन जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जब किसी की लाइफ या लिबर्टी ले जाई जाए एज पर प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ तो वो वैलिड है। इसका मतलब अगर लेजिस्लेटिव एक्शन आर्बिट्ररी है, लेजिस्लेटिव एक्शन इज आर्बिट्ररी, दैट मींस लॉ इज आर्बिट्ररी, लॉ इज अनजस्ट, लॉ इज अनफेयर, वी डोंट केयर। हम केयर नहीं करते, हम ये कंटेंट नहीं देखेंगे कि जो कानून बना है वो अपने आप में फेयर है या नहीं है। हम सिर्फ ये देखेंगे कि जो उस कानून में प्रोसीजर बताया गया है क्या वो फॉलो हुआ या नहीं। अगर वो फॉलो हुआ है, प्रोसीजर के हिसाब से बंदे की लाइफ ली गई है, उसकी लिबर्टी ली गई है, तो हम इंटरवीन नहीं करेंगे, हम प्रोटेक्ट नहीं करेंगे। लेकिन यहां सुप्रीम कोर्ट रिवर्स कर देता है, कह देता है कि भाई साहब, वी विल नॉट ओनली सी द प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ बट वी विल ऑल्सो लुक एट द ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ मीन्स वेदर द लॉ वॉज इटसेल्फ जस्ट, फेयर, रीजनेबल। यानी अगर मैं केले का छिलका फेंकने के लिए डेथ पेनल्टी देने लग जाऊं तो यह कानून अपने आप में अनफेयर है, अनप्रोपोर्शनेट है, डिस्प्रोपोर्शनेट है। ए.के. गोपालन के टाइम पे, ए.के. गोपालन वाली केस के हिसाब से अगर यह कानून सही से इंप्लीमेंट हुआ तो आपकी लाइफ लिबर्टी ले जाई जा सकती है। लेकिन अब यह कानून का कंटेंट भी देखा जाएगा। यह देखा जाएगा कि कानून में जो प्रावधान है वो आपको अपॉर्चुनिटी देते हैं, अपने आप को अपना पक्ष रखने की अपॉर्चुनिटी देते हैं, और डू दे जस्ट गिव जजमेंट फ्रॉम वन साइड। ठीक है, क्या वो नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स के हिसाब से, नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल के हिसाब से बना कानून है या नहीं है, ये देखना जरूरी है। जब अगर ऐसा होता है देन योर लाइफ एंड लिबर्टी मे बी टेकन अवे, तब हो सकता है लाइफ और लिबर्टी शायद आपकी ले जाई जा सके। आज मैं साल 2000 तक की लैंडमार्क जजमेंट्स कवर करूंगा। अगर 2000 के बाद वाली जजमेंट्स करना है तो जजमेंट्स फॉर यूपीएससी ये कमेंट में लिख देना भाई साहब, एक दिन के अंदर अंदर वीडियो आ जाएगा क्योंकि टाइम ज्यादा बचा नहीं है। जजमेंट्स फॉर यूपीएससी ये प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख देना। तो मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है? बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये कहता है दैट योर लाइफ एंड लिबर्टी इज टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट आर्बिट्ररी लेजिस्लेटिव एक्शन एंड आर्बिट्ररी एग्जीक्यूटिव एक्शन। लेकिन एक बहुत प्यारी चीज यहां पे बोली जाती है दैट आर्टिकल 14, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 दे आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, इनफैक्ट दे हैव टू बी सीन इन अ पार्ट ऑफ होली ट्रिनिटी। तो इकट्ठा इनको देखना है। 14 मतलब इक्वालिटी, 19 मतलब अलग अलग टाइप की फ्रीडम, और 21 यानी कि लिबर्टी और लाइफ। दे मस्ट बी कंसिडर्ड एज अ पार्ट ऑफ सिंगल सेट ऑफ राइट्स। लॉ विच डिप्राइव्स पर्सनल लिबर्टी, इट शुड ऑल्सो बी टेस्टेड
दैट वेदर इट वायलेट्स आर्टिकल 19 और वेदर इट वायलेट्स आर्बिट्रेरीनेस। ये भी देखना है कि कानून अपने आप में आर्बिट्ररी तो नहीं है, तो इसलिए 14, 19, 21 बराबर चलेंगे। पर्सनल लिबर्टी का एम्बिट ब्रॉडर है, सिर्फ फिजिकली लिबर्टी नहीं है, ठीक है। राइट टू लाइफ इंक्लूड्स राइट टू लिव विद ह्यूमन डिग्निटी, इट इंक्लूड्स ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ जो लाइफ मीनिंगफुल बनाते हैं। अब इसके बाद से आर्टिकल 21 के स्कोप के बढ़ने का सिलसिला शुरू हो गया। तो राइट टू स्पीडी ट्रायल भी राइट टू लाइफ है, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट भी राइट टू लाइफ है, राइट टू हेल्थ सर्विसेज भी राइट टू लाइफ है, राइट टू एजुकेशन भी राइट टू लाइफ है। ये सारी चीजें राइट टू लाइफ के अंदर इसलिए इंक्लूड हो पाती हैं क्योंकि मेनका गांधी केस में सुप्रीम कोर्ट ने लाइफ की परिभाषा को ब्रॉड बना दिया, ठीक है। और प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ के साथ साथ आर्टिकल 21 में ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ भी देखा जाएगा। ये आर्टिकल बदल जाता है, हमेशा हमेशा के लिए बदल जाता है। वंस अगेन अ रिमाइंडर, 60% ऑफ आपको सभी प्रीलिम्स के कोर्सेज पे मिल रहा है। अगर आप किसी इंडिविजुअल सब्जेक्ट में लैक कर रहे हैं, चाहे वो पॉलिटी है, चाहे वो साइंस है, चाहे वो एनवायरनमेंट है, प्लीज एक हमारी वेबसाइट पे जाके जरूर देखें। 1979 से यहां से आपको आइडिया लगेगा कि कैसे आर्टिकल 21 का स्कोप बढ़ता चला जाएगा। हुसैन आरा खातून केस 1979 के अंदर उत्तर प्रदेश और बिहार के जेलों में जो अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, उनकी व्यथा लेके, उनका इशू लेके सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच किया जाता है। यह केस PIL या पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के साथ भी एसोसिएटेड है और इस केस के अंदर यह कहा जाता है कि आर्टिकल 21 राइट टू लिव इज इंक्लूड ओनली डिग्निफाइड वे एंड नॉट एनिमल एग्जिस्टेंस, कि जेलों में भर भर के अगर जिंदा है तो राइट टू लाइफ उनकी है नहीं। इसीलिए राइट टू स्पीडी ट्रायल एक फंडामेंटल राइट है और जो भी बेचारे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं, जो बेल वाले ऑफेंसेस में हैं, जिनमें बेल मिल सकती है, उनको फ्री लीगल एड प्रोवाइड किया जाए। यहीं से रिक्वायरमेंट भी जनरेट होती है कि आपके जब कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 39 है फ्री लीगल एड टू द पुअर, तो ये अंडर ट्रायल प्रिजनर्स को क्यों नहीं दिया जाता। सो ये केस बेसिकली एक लैंडमार्क है PIL के लिए भी, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन के लिए भी। 1980 का बच्चन सिंह केस इज रिलेटेड, इसमें वर्ड एसोसिएशन करना है, डेथ पेनल्टी से रिलेटेड है। बच्चन सिंह केस कहता है कि जो डेथ पेनल्टी है, सेक्शन 302 थी IPC की, वो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 21 को वायलेट नहीं करता है, क्योंकि अगर कमिटिंग मर्डर एक ऑफेंस है, एक क्राइम है, तो रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में उसमें डेथ पेनल्टी भी दी जानी चाहिए। बट आप ये याद रखें कि वो एक्सेप्शन है, ठीक है। तो आपको यह देखना है कि क्या एग्रीवेटिंग और क्या मिटिगेटिंग सब्सटेंस एविडेंस है, मतलब क्या ऐसे एविडेंस है जो आपको मजबूर कर रहे हैं कि इसमें डेथ पेनल्टी ही देनी चाहिए, उसकी लिस्ट बननी होगी, और क्या ऐसे एविडेंस है जो आपको रोक सकते हैं कि डेथ पेनल्टी चलो नहीं देते हैं इस केस में। सो यू विल हैव टू चेक, बट in exceptional cases death penalty is valid, it is not constitutionally invalid। 1980 में ही मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि आपने कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की जहां तक बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को आप जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट से बाहर नहीं रख सकते, क्योंकि केशव नंदा भारती केस के बाद कौन सा सरकार सुधरी। केशव नंदा भारती तो 1973 में आया था, उसके बाद इमरजेंसी आई, तो सरकार ने 1976 में 42nd अमेंडमेंट से चेंजेस किए और उन्होंने बोला कि हम कुछ भी चेंज कर लें कॉन्स्टिट्यूशन में, नो वन कैन चैलेंज इट जुडिशरी। ये रुक नहीं रहे थे, इसीलिए कोर्ट यहां कहता है दैट आर्टिकल 368 में जो आपने चेंज किया है और आर्टिकल 31C में आपने चेंज किया था, दैट नो लॉ दैट इंप्लीमेंट्स एनी DPSP कैन बी चैलेंज्ड इन द कोर्ट ऑन एनी ग्राउंड। ये सब गलत है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। वाई? बिकॉज जुडिशियल रिव्यू इज बेसिक स्ट्रक्चर। मिनर्वा मिल्स केस में सुप्रीम कोर्ट ये भी कहता है कि फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP आर इन कंप्लीट हार्मनी। तो आपसे ना मैच द फॉलोइंग में पूछ सकता है, विच ऑफ दीज केसेस इज रिलेटेड टू फंडामेंटल राइट्स एंड DPSP। तो तुक्का मत लगाना, आप अपने वीडियो देख लिए, अब आप उसका आंसर दे पाओगे। वमन राव केस 1980, 2000 तक के वीडियो के सारे जजमेंट्स बताऊंगा, 2000 के बाद वाले जजमेंट्स देखने हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख दो प्लीज एक बार, ठीक है। जजमेंट्स फॉर यूपीएससी, जजमेंट्स फॉर यूपीएससी एक बार लिख दो, ठीक है। वमन राव केस 1980, इसमें सुप्रीम कोर्ट कहता है, क्लैरिफाई करता है कि केशव नंदा भारती केस जो था, उसका जो जजमेंट आया 1973 का, केशव नंदा भारती केस का जो जजमेंट आया 1973 का, उससे पहले 9th शेड्यूल में जो जो आपने अमेंडमेंट्स किए, जो कानून डाले,
दे आर वैलिड, वो वैलिड है। लेकिन 24th अमेंडमेंट के बाद, 24 अप्रैल 1973 यानी केशव नंदा भारती केस के बाद, अगर आपने किसी कानून को या किसी लॉ को आपने 9th शेड्यूल में डाला है, सो दे कैन नॉट गेट इम्यूनिटी, इनको इम्यूनिटी नहीं मिल सकती है। ये वमन राव केस में बोला। शाह बानो केस बड़ा फेमस केस है। इस केस को एक लैंडमार्क केस के तौर पे इसलिए देखा जाता है क्योंकि शाह बानो केस में 1985 में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि एक मुस्लिम हस्बैंड अपनी डिवोर्स्ड वाइफ को सेक्शन 125 ऑफ सीआरपीसी के अंदर भी मेंटेनेंस दे सकता है, क्योंकि वैसे तो पर्सनल लॉज में रिलीजियस डिनोमिनेशन के हिसाब से पर्सनल लॉ लगते हैं। तो हिंदू में हिंदू मैरिज एक्ट, मुस्लिम में मुस्लिम पर्सनल लॉ एंड शरीयत एक्ट, ये लगता है। लेकिन जो सीआरपीसी का सेक्शन 125 है जिसमें मेंटेनेंस देने की बात की गई है, वो सभी धर्म पे बराबर लगता है। तो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो वो मेंटेनेंस मांगने आ सकता है अंडर सेक्शन 125 रिगार्डलेस ऑफ व्हाट इज रिटन इन मुस्लिम पर्सनल लॉ, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने बोला। इसलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ में अगर लिखा है कि सिर्फ इद्दत पीरियड तक आपको मेंटेनेंस दिया जाएगा तो कोई बात नहीं, डज नॉट मैटर, वी विल एंश्योर कि सीआरपीसी के अंदर भी आपको बियॉन्ड द इद्दत पीरियड आपको मेंटेनेंस दिया जाए। इसी जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट यह कहता है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको लेके आना चाहिए ताकि देश में यूनिटी, इंटीग्रिटी बेहतर बने। 1986 का डीसी वाधवा केस, वर्ड एसोसिएशन करना है। वर्ड एसोसिएशन क्या? ऑर्डिनेंस बनाने की पावर, ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर 123 के अंदर प्रेसिडेंट के पास है, 213 के अंदर गवर्नर्स के पास है। ऑर्डिनेंस से रिलेटेड डीसी वाधवा केस कहता है कि बिहार ने 14 साल में 256 ऑर्डिनेंस पास कर दिए और उनको बार बार रीप्रोमलगेट करता रहता है, जबकि ऑर्डिनेंस की लाइफ टेम्पररी होती है, 6 महीने होती है, लेकिन आप नया नया नाम लेके सेम ऑर्डिनेंस को पास करते रहते हो। ये गलत है, ये फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन है। सो रीप्रोमलगेशन ऑफ द सेम ऑर्डिनेंस इज फ्रॉड ऑन द कॉन्स्टिट्यूशन, और पिछले जो 1-2 ऑर्डिनेंस थे उसको ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर करता है। फिर आता है किहोटो होलाहान केस ऑफ 1992। किहोटो होलाहान केस ऑफ 1992 क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये 10th शेड्यूल या एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में। किहोटो होलाहान केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि 10th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ये तो वैलिड है, इसमें हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिवाय पैराग्राफ नंबर 7 के। पैराग्राफ नंबर 7 में क्या प्रॉब्लम है? पैराग्राफ नंबर 7 जो है 10th शेड्यूल के अंदर, एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर, और एंटी डिफेक्शन लॉ पे मैंने वीडियो बनाया हुआ है, राघव चड्ढा की जब डिफेक्शन हुई थी उस पे वीडियो बनाया हुआ है, हमारे चैनल पे है, देख लो एक बार, ठीक है। तो 10th शेड्यूल के अंदर पैराग्राफ 7 ये कहता था कि अगर एंटी डिफेक्शन लॉ के अंदर स्पीकर कोई डिसीजन लेते हैं, स्पीकर कोई फैसला लेते हैं, उससे रिलेटेड सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में कोई भी डिसीजन नहीं लिया जा सकता। आप कोई भी टाइप की पिटीशन सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में फाइल नहीं कर सकते। यहां पे प्रॉब्लम यह आती है कि जब भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की पावर्स को कर्टेल करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट की पावर्स को कर्टेल करने के लिए जब भी आपको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है ना, जब भी आपको कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना है तो आपको 50% ऑफ द स्टेट से पूछना पड़ेगा। आपको ना 50% ऑफ द स्टेट से पूछना पड़ेगा। अगर आप सुप्रीम कोर्ट की पावर बदल रहे हो, हाई कोर्ट्स की पावर का एक्सटेंड बदल रहे हो, तो आपको स्टेट से पूछना पड़ेगा। खास तौर पे अगर आप रिट की पावर रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, आर्टिकल 32, आर्टिकल 136, आर्टिकल 226, ठीक है, ये स्पेशल लीव एप्लीकेशन है, ये रिट पिटीशन विद सुप्रीम कोर्ट, ये रिट पिटीशन विद हाई कोर्ट। अगर आप कह रहे हो कि ये अप्लाई नहीं होंगी इस केस पे, तो आपको 50% स्टेट से कंसेंट लेना पड़ेगा। यहां पे 10th शेड्यूल के लिए 50% स्टेट से कंसेंट नहीं लिया गया। मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ कि 10th शेड्यूल कौन से अमेंडमेंट से आया था, कमेंट सेक्शन में बताओ। तो क्योंकि आपने स्टेट से कंसेंट नहीं लिया है, इसीलिए ये जो पार्ट जिसमें आप कह रहे हो कि स्पीकर का डिसीजन जुडिशरी रिव्यू नहीं कर सकती, इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। वैसे भी जुडिशियल रिव्यू के एम्बिट से बाहर आप क्या ही रख सकते हो। जुडिशरी कैन रिव्यू द डिसीजन ऑफ स्पीकर और चेयरमैन टू क्वालिफाई और डिस्क्वालिफाई सम।
फिर इंदिरा साहनी केस के बारे में कौन नहीं जानता, 1992 का केस है। इंदिरा साहनी केस में जो सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस से रिलेटेड रिजर्वेशन थी उसको यहां क्लैरिफाई किया गया कि यस इट इज एज पर कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से आप सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस को रिजर्वेशन दे सकते हो, गवर्नमेंट जॉब्स में दे सकते हो, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में दे सकते हो। लेकिन कुछ चीजें यहां पे बोली गई साथ में जो नहीं कर सकते, जैसे प्रमोशन में रिजर्वेशन नहीं दे सकते, क्योंकि उस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर प्रमोशन में रिजर्वेशन देने का कोई प्रोविजन नहीं था। इसके अलावा यह भी बोला कि आप 50% कैप रखिए, 50% कैप रखिए ऑन द नंबर ऑफ सीट्स टू बी रिजर्व्ड। तो अगर आपके एससी प्लस एसटी प्लस ओबीसी मिला के उस पर्टिकुलर कैडर में 50% से ज्यादा सीटें रिजर्व्ड हैं, 51 है, 52% है, तो ये अलाउड नहीं है। टोटल नंबर ऑफ सीट्स का 50% से ज्यादा रिजर्व होना अलाउड नहीं है। ये इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है। सुप्रीम कोर्ट यह भी कहता है कि आप सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस, जिसको हम ओबीसी के नाम से जानते हैं, उसमें आप क्रीमी लेयर हटा सकते हो, एक कैटेगराइजेशन रख सकते हो इनकम के बेसिस पे, गवर्नमेंट जॉब के बेसिस पे, कि ये लोगों को रिजर्वेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। तो ये इंदिरा साहनी का केस है। अब केस को रिवर्स करने के लिए 77th, 81st और 85th अमेंडमेंट आता है। ये अमेंडमेंट्स के बारे में अगर जानना है ना, तो मैंने सभी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स का एक वीडियो बनाया है। मैं तैयारी पूरी करवा रहा हूं, यूट्यूब पे ही करवा रहा हूं कई लोगों की। तो 77, 81st, 81st, 5th अमेंडमेंट वर ऑल इन रिस्पॉन्स टू सुप्रीम कोर्ट्स इंदिरा साहनी केस जजमेंट। मोहिनी जैन केस 1992 और उन्नी कृष्णन केस 1993 दोनों एक ही टॉपिक से रिलेटेड है। क्या? राइट टू एजुकेशन। फर्क इतना है कि मोहिनी जैन केस 1992 में सुप्रीम कोर्ट कहता है दैट राइट टू एजुकेशन इज अ फंडामेंटल राइट अंडर आर्टिकल 21 फॉर ऑल एजेस, पर उन्नी कृष्णन केस में सुप्रीम कोर्ट कहता है कि भाई साहब राइट टू एजुकेशन शुड बी फंडामेंटल राइट ओनली अप टिल 14 इयर्स ऑफ एज, और उसके बाद की जो एजुकेशन है वो स्टेट कैपेसिटी पे निर्भर करती है। अगर स्टेट प्रोवाइड कर सकता है एजुकेशन तो प्रोवाइड करे, लेकिन 14 इयर्स तक ये एक फंडामेंटल राइट है। इसीलिए 86th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट भी इसी जजमेंट के बेसिस पे आर्टिकल 21A को कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड करता है। तो उन्नी कृष्णन केस 1993, मोहिनी जैन केस 1992, बोथ रिलेटेड टू राइट टू एजुकेशन एज फंडामेंटल राइट। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन केस ऑफ 1993, इस केस का दूसरा नाम क्या है? सेकंड जजेस केस। इस केस का दूसरा नाम क्या है? सेकंड जजेस केस। इस केस में सुप्रीम कोर्ट यह कहता है दैट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो अपॉइंटमेंट होगी, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जो अपॉइंटमेंट होगी, इट मस्ट बी बेस्ड ऑन द एडवाइस ऑफ सीजीआई। मस्ट, दैट मींस concurrence of CJI is required. If CJI does not agree, the person cannot become judge. And the concurrence of CJI does not mean कि सिर्फ और सिर्फ आप ये कह रहे हो कि CJI अकेले से पूछ लो, नहीं, ये नहीं कह रहे हो। आप कह रहे हो कि CJI will consult two senior most colleagues as well, जिसको collegium बुलाया जाएगा। colleagues का ही वो एक से derived word है। अब सीनियर मोस्ट जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट मस्ट बी अपॉइंटेड एज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, यह भी क्लैरिफाई होता है, क्योंकि 1973 में ट्रेंड तोड़ दिया गया था। जस्टिस एन रे को जज बनाया गया था, जबकि वो सीनियर मोस्ट जज नहीं थे सुप्रीम कोर्ट के, लेकिन ये ट्रेंड अब वापस रीइंस्टेट कर दिया गया 1998 में, अब 1993 में सॉरी। लेकिन 1998 में फाइनली जब थर्ड जजेस केस का जजमेंट आता है, वहां से हमें पता लगता है कि भाई साहब कोलिजियम का कॉम्पोजिशन क्या होगा। क्या होगा? जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट है और हाई कोर्ट के जजेस का ट्रांसफर है, इन दोनों के केस में जो कोलिजियम होगा इट विल बी 1 CJI प्लस 4 सीनियर मोस्ट जजेस। ठीक है? और जो हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट का, हाई कोर्ट के जजेस की अपॉइंटमेंट का कोलिजियम होगा, दैट विल बी 1 CJI प्लस 2 सीनियर मोस्ट जजेस। ये कहां पता चलता है? 1998 में थर्ड जजेस केस में। तो आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं यहीं समाप्त कर रहा हूं। मैं और जजमेंट्स लेके आऊंगा। देयर आर अप्रोक्सीमेटली 20
more judgments which I want to discuss. I will bring them to you in the next video. Don't worry. लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं वीडियो बनाऊं इसके ऊपर, मतलब it will be there in by tomorrow if I get certain comments, है ना, जजमेंट फॉर यूपीएससी, ये लिख दीजिए एक बार. वैसे मैं कोशिश तो पूरी करूंगा कि वीडियो बनाऊं, क्योंकि ना जजमेंट से के अलावा आउटकम से क्वेश्चन आता है. मैंने 4 बार प्रीलिम्स जब क्लियर किया है तो मैंने देखा है, आई हैव सीन कि ये चीजें लास्ट में काम आती. ठीक है, तो यहां के बाद की कुछ जजमेंट्स हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा. आप एक बार, आपसे रिक्वेस्ट है, अगर जितना आप सराहना देते हैं, जितना आप सपोर्ट करते हैं, उतना बेहतर होता है हमारे लिए दैट वी कनेक्ट विद यू गाइस, है ना. हमारे लिए उतना बेहतर है, हम कनेक्ट करते हैं. नेक्स्ट सेट ऑफ जो जजमेंट्स है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड कर दूं. धन्यवाद.